अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप बाकी सोल्यूशन में इस चैप्टर से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो इसकी एक बार स्टेटमेंट फिर से रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आर रैशनल एक्सप्रेशंस। तो हर वीडियो में मैंने दोबारा बताया ये चीज़ों को कि रैशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो होती है उसको हम बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसके न्यूमरेटर के अंदर भी, यानी न्यूमरेटर के ऊपर भी, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल कोई ना कोई मेंशन्ड हो और उसके डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल लिखी हो, तो ऐसी रेशियो को हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। और आप नोटिस करें कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 ही को देख लें, ऊपर लिखा हुआ है x² - x - 6, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की जितनी भी पार्ट्स आ रही हैं वो सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नीचे x² - 9 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो देखें ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे ही पॉलिनोमियल, तो इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसी तरह की सारी रैशनल एक्सप्रेशंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास गिवन है, और हमने इनको क्या करके दिखाना है, सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अगर ऊपर कुछ कांस्टेंट भी लिखा आ जाए तो इसको भी हम रैशनल एक्सप्रेशन के जुमरे में ही लेके आएंगे, इसको भी हम पॉलिनोमियल ही काउंट करेंगे कि क्योंकि 1 के साथ हम लिख सकते हैं x⁻0, तो ये भी पॉलिनोमियल के जुमरे में ही आएगा एक तरह का। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखें ये सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं, और जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो हम अक्सर वहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं अगर उनमें कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, फैक्टराइज हो सकती है, तो आप फैक्टराइज कर लें। अब यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हमने चैप्टर नंबर 5 में फैक्टराइज करना सीखा है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक जो है डिटेल में बताऊँगा कि उनको किस तरह हम फैक्टराइज करते हैं। तो अगर आप में से जिन स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको आती है तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, और जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो वो इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, अब मैंने यहाँ पे लिखना है x² - 8x + 15। मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज, ताकि रिकॉल हो जाए। तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले देखते थे कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म्स पहले होनी चाहिए, सिंपल वेरिएबल वाली यानी x⁻1 वाली टर्म्स बाद में, और एंड पे कांस्टेंट। तो देखिए बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और अगर x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके कोफिशिएंट के तौर पे, आप देखें x² के साथ कुछ भी नहीं है, यानी आप इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, यानी 1 हो, इसके अलावा कुछ भी ना लिखा हो, तो फिर आपने लास्ट वाले नंबर को देखना होता है कि जो कि है +15। और ऐसे दो नंबर्स आपने फाइंड आउट करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाला नंबर यानी +15 ही है, और उन्हीं दो नंबर्स को, उन्हीं सेम नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले, जो कि देखें यहाँ पे लिखी हुई है -8x, और इसमें हम जिस वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो जिस कोफिशिएंट को देखें तो वो है -8, तो इसको हम बोला करेंगे कि -8 मिले। तो अगर आपको ये रूल याद रहेगा तो हम यही रूल हर जगह पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वो दो नंबर्स ढूंढ लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 15 मिलेगा और उनको ऐड करके 8 मिलना चाहिए, यानी -8 मिलना चाहिए। तो देखें अगर हम 5 और 3 यूज़ करते हैं तो 5 3 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 15, और 5 में अगर आप 3 ऐड करें तो वो क्या होता है 8। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें -8 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, +8 मिल रहा है। तो हमने साइन को मैनेज करना होगा इन नंबर्स को लिखने से पहले। तो साइन किस तरह मैनेज होते हैं उसके लिए आप देखते हैं कि मिड टर्म जो है उसके पीछे कौन सा साइन मौजूद है। तो आप देखें 8 के पीछे नेगेटिव साइन मौजूद है। तो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा आप उसके पीछे सबसे पहले ये वाला साइन लगा देंगे। तो 5 के पीछे मैं क्या लगा दूंगा, नेगेटिव, क्योंकि मिड टर्म के पीछे भी क्या था, नेगेटिव। और अब आपने चेक करना है कि क्या अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब ये दोनों स्टेप्स में जो आप नंबर्स लिखने जा रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 होता है, और -5 में 3 ऐड करें तो अब देखें प्रॉब्लम यहाँ पे बन गया, 8 नहीं होता बल्कि क्या होता है, -2 होता है। अब
पहला स्टेप जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरा स्टेप अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर ये साइन लगाने के बाद भी आपके क्वेश्चन के अंदर जो आप नंबर पुट कर रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते, तो फिर हम दूसरे नंबर के भी साइन चेंज करते हैं। तो अगर मैं इस 3 को भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, आपको ज़ाहिर बात है पॉजिटिव 15 मिलता है। और अगर मैं इस 3 को भी नेगेटिव कर दूं इस तरीके से, तो आपको पता है जब आप -5 प्लस माइनस माइनस -3 सॉल्व करेंगे तो आपको -8 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 3 जो है वो 8 होगा और साइन बड़ी वैल्यू का होगा तो -8। इसका मतलब जो नंबर्स हमें चाहिए थे वो थे -5 और -3। तो ये हमारी हो गई, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली एक तरह की। अब बस इसको यहाँ पे लिखना है। तो आपने यही पैटर्न बार बार फॉलो करना है, साइन की एडजस्टमेंट के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। मैं इसको लिखूंगा x², ये फर्स्ट वाला नंबर जो कि है -5x, सेकेंड वाला नंबर जो कि है -3x, और साथ लिख लूँगा +15। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब यही स्टेप्स मैं बार बार दोबारा फॉलो करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया, तो आपने यही स्टेप्स को दोबारा फॉलो करके इनको भी फैक्टराइज कर लेना है, इनकी भी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x², यहाँ पे भी सारे वही स्टेप्स हैं कि एंड पे आप देखें 3 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 3 और ऐड करके -4 मिले, तो वो मिलता है -3x और -1x। बेसिकली नंबर -3 और -1 है, उसके साथ ये वेरिएबल तो वही लगाना होता है जो यहाँ बीच में लिखा होता है, और आ जाएगा +3। आप देखें -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, और -3 में प्लस करेंगे -1 तो आपको -4 मिलेगा। अब इसी तरीके से आगे कर लेते हैं। मैं जो साइड वाला सेक्शन है इसको रेज कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे जगह और बन जाए और हम चीज़ों को आसानी से जो है वो कर सकें। तो अब इसी तरीके से हमने आगे भी कहीं पे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन आएगी तो हमने यही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 2, इनको डिवाइड करूँगा, x² -6x + 5 है, तो x² ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आए और ऐड करके -6 आए, तो वो बनता है -5 और -1। -5 को -1 से करें 5 मिलता है, -5 में ऐड करें -1 तो -6 मिलता है, और +5। अगला स्टेप बहुत आसान होता है कि आपने इनमें कॉमन लेना होता है। कॉमन का मतलब है जो पहली दो टर्म्स हैं पहले इनमें कॉमन देखें। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5x है, तो इन दोनों में x कॉमन है। और ये भी आप जानते हैं कि जो चीज़ सेम होती है उसमें जो छोटी पार वाला होती है टर्म उसको हम कॉमन में लिखते हैं, यानी x⁻1 को कॉमन में लिखेंगे। तो यहाँ पे x² है, x⁻1 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे जस्ट एक x ही बचेगा। 5x में से x बाहर मौजूद है तो 5 ही बचेगा। आगे चलते हैं, -3, यहाँ पे 3 कॉमन है क्योंकि 3 और 15 दोनों ही 3 पर डिवाइड होते हैं, तो ब्रैकेट्स 3 1 × 3, आप इधर x के साथ 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और 3 5 × 15 होता है, तो यहाँ पे आ गया x-5। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे। तो यहाँ पे x² और 3x में से x कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x-3 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं, अब 1 कॉमन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, x और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आगे चलते हैं, -2, यहाँ पे हमने x² और 5x में से x को कॉमन निकालना है, तो x² में से एक x बाहर है तो एक ही बचेगा, -5x में से एक x बाहर है तो एक 5 बचेगा। इन दोनों में लास्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का साइन वैसे ही, और 1 कॉमन है, और x वैसे ही क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या कर देंगे चेंज, यानी वो हो जाएगा x-5। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, जो चीज़ 2 दफ़ा लिखी होती है इसको 1 टाइम लिख लेते हैं, यानी ये कॉमन ही होती है एक तरह की। तो x-5 को एक दफ़ा लिख लेंगे और जो चीज़ बचेगी उसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी x और -3। तो यहाँ पे हमने ये इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। इधर भी ऐसे ही करेंगे, x-3 2 दफ़ा नज़र आ रहा है आपको, इसको भी अगर कॉमन के तौर पे लिखें तो एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो चीज़ बचेगी इसके अलावा उसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी x-1। इधर हम करें सेम प्रोसेस, तो x-5 को जो कि 2 दफ़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो चीज़ बचेगी यानी x और -1 उसको यहाँ पे हम एक दफ़ा लिख लेंगे इस तरीके से। तो अब हमने इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर आप नोटिस करें इन सब का एलसीएम इकट्ठा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। आप देखें यहाँ पे x-5 आ रहा है, यहाँ पे x-5 आ रहा है, इधर x-3 भी है, इधर भी x-3 नज़र आ रहा है, और x-1 भी नज़र आ रहा है। तो अगर नोटिस हम करें, इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो x-1, x-5 और x-3 ये जो चीज़ें 2 दफ़ा आ रही होती हैं सब हम 1 टाइम लिख लेते हैं, तो ये इसका एलसीएम बनता है। आप इसका एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 2 एक्सप्रेशंस को यूज़ कर लें, यानी 2 फ्रैक्शंस को यूज़ कर लें और फिर थर्ड को यूज़ कर लें, इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे पता है इनका एलसीएम बनना चाहिए
x माइनस 3, x माइनस 1 और x माइनस 5, क्योंकि यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कोई और पार भी नहीं आ रही, तो चीज़ें आसान है। तो ऐसे केस में हम ऐसे करेंगे कि हम इन सब के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं। और आप देखें किसी फ्रैक्शन में x माइनस 5 है, x माइनस 3 है तो x माइनस 1 नहीं है, इधर 1 और 3 है तो x माइनस 5 नहीं है, इधर 5 और 1 है तो इधर x माइनस 3 नहीं है। तो जिसमें जो चीज़ मिसिंग है हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये बेसिकली एलसीएम ही हमारा कहलाएगा। जैसे आप नोटिस करें यहाँ पे पहली वाली एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, अगर आप देखें तो यहाँ पे x माइनस 5 भी है और यहाँ पे x माइनस 3 भी है, यहाँ पे x माइनस 1 नहीं है जो कि बाकी फ्रैक्शंस में है। तो इधर मैं x माइनस 1 नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो x माइनस 1 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इधर आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 भी है, x माइनस 1 भी है और x माइनस 5 नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सब में एक जैसी करवानी है। तो x माइनस 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 5 ही आ जाएगा। इधर आप नोटिस करें तो x माइनस 5 भी है, x माइनस 1 भी है, x माइनस 3 नहीं है। तो इधर मैं x माइनस 5 वैसे लिखता हूँ, x माइनस 1 वैसे लिखता हूँ और x माइनस 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ऊपर भी करवा देता हूँ। आपको पता है हम फ्रैक्शंस के ऊपर नीचे चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एक जैसी चीज़ से। अब आप देखिए नीचे सब की वैल्यू एक जैसी हो गई है, तो इसका मतलब आप इनका एलसीएम जो है निकाल सकते हैं। तो जब नीचे चीज़ें सेम हो तो एलसीएम भी वही होता है, यानी x माइनस 5, x माइनस 3 और x माइनस 1। अब जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो जैसे पहली वैल्यू है x माइनस 1, इसको वैसे ही लिखें। दूसरे में है x माइनस 5, इसको वैसे लिखें। यहाँ पे माइनस है और 2 है, तो अब देखिए ये वाला माइनस का साइन इधर इफेक्ट करेगा इस ब्रैकेट्स को, क्योंकि ये सारा इसके साथ आ रहा है। तो जब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स x 2x हो जाएगा और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 6। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास x है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और ये वाला 2x इस 2x से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी देखिए ये माइनस 2x है ना, तो x प्लस x 2x और 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यूज तो 0 हो गई। और यहाँ पे बचेगा -1 और -5 जो कि होता है -6। मैं सारी लिख देता हूँ यहाँ पे, x प्लस x 2x, ये वाला -2x वैसे का वैसे ही, -1 और -5 होता है -6 और ये वाला +6 वैसे का वैसे ही। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, तो x माइनस 5 और बचेगा x माइनस 3 और x माइनस 1। तो आप देखें ये वाला 2x इस 2x से कैंसिल, -6 + 6 से कैंसिल, तो ये तो सभी आपके पास जो है वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब है ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 0, ऊपर तो सिर्फ बचा 0 और नीचे क्या चीज़ें बची, नीचे बची x माइनस 5, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो आपको पता है जब भी 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। इसका मतलब है इस कंप्लीट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो क्या है, वो है 0, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये इतना जो हमारे पास लेंथी क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है, वो आया है 0। तो उम्मीद है आपको वीडियो में चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।